हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसआई और बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 2025 में आई है उसके लिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी आप बिहार में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी, टीआरई, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सतलुज तथा काली नदियों के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो ये दो नदी हैं, सतलज नदी और काली नदी है। ये किन हिमालयों की नदी के बीच हैं? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमाई हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी असम हिमालय। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बी। बी जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन है कुमाई हिमालय। इस तरह के ये हमारे 4 हिमालय होते हैं, जिसमें से पंजाब है, कुमायूं है, नेपाल है और असम है। पंजाब की बात करेंगे तो इनके बीच कौन सी नदी बहती है? तो इनके बीच जो है सिंधु और सतलज नदी बहती है। कुमायूं में कौन नदी बहती है? तो सतलज और काली नदी बहती है। नेपाल में कौन नदी बहती है? तो काली और तीस्ता नदी बहती है। और असम में कौन सी नदी बहती है? तो तीस्ता और दिहांग नदी बहती है। ठीक है, ये 4 नदियाँ हैं। इसको हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। सतलुज तथा काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को कुमाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कौन सा हिमालय है? कश्मीर में हिमालय है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। ऑप्शन ए वैश्वीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी उदारीकरण। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उसको उदारीकरण के नाम से इसको जानते हैं। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार कुछ अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाती है, अर्थात सरकारी नियमों में ढील दी जाती है ताकि देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हो सके। और भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया जो है 1991 ईस्वी में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव जो उसमें प्रधानमंत्री थे, उसी समय जो है यह इसको अपनाया गया था। ठीक है, जब देश में बहुत स्थिति खराब थी। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, राम मोहन राय। राम मोहन राय जी ने जो है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है 1809 ईस्वी में जो है इन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा लिखी गई थी। यह फारसी में लिखी गई थी तथा इसका बंगाली में भी अनुवाद किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो शिवाजी पांडे, के विनोद चंद्रन, राजेंद्र मेनन और अमरेश्वर प्रताप। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। के विनोद चंद्रन जो है पटना उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन है। इससे पहले के विनोद चंद्रन केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, हाल ही में विपर जो एक खबरों में था वह क्या है? एक लेखक है, एक खिलाड़ी है, एक महामारी है, एक चक्रवात है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। विपर जो है एक चक्रवात है और ये जो है बहुत ही खतरनाक है। जो कहाँ टकराया था? तो गुजरात के तट पर टकराया था। इसका नाम किसने दिया था? तो बांग्लादेश ने दिया था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। विपर जो है अरब सागर में आया चक्रवाती तूफान है। यह तूफान जून महीने में उत्पन्न हुआ था। यह तूफान गुजरात के तट से होते हुए राजस्थान तक पहुंचा था।
इसकी गति लगभग 115 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। यह एक अति गंभीर श्रेणी का चक्रवात था। इस चक्रवाती तूफान का नामकरण बांग्लादेश ने किया था, यानी नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने किया था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है ए तिरोड़ा, ऑप्शन बी चंद्रपुर, और ऑप्शन सी कहलगांव, और ऑप्शन डी जो है ट्राम्ब। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कहलगांव। कहलगांव जो है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। दिए गए प्रश्नों में तिरोड़ा, चंद्रपुर और ट्राम्बे ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, जबकि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना बिहार के भागलपुर में स्थित है। बिहार के कहाँ है? भागलपुर में स्थित है जो हमारा कहलगांव ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, चलिए इसका आगे प्रश्न हमारा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना होता है? आधा, एक तिहाई भाग, एक चौथाई भाग, एक छठवां भाग। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। भार जो होता है, यदि आप पृथ्वी पर है और चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका जो भार होगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जी का मान लगभग 1/6 होता है। और किसी वस्तु का वजन गुरुत्वीय त्वरण के मान पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। और जी के मान की बात करेंगे तो इसका जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड का स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 104 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 373 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 337 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है पानी का क्या होता है? तापमान होता है, क्वथनांक होता है, जिसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी द्रव का क्वथनांक उसकी सतही के ऊपर दबाव पर तथा उसके मिली अशुद्धियों पर क्या करता है? निर्भर करता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि ऑप्शन ए तरलता बढ़ाती है, ऑप्शन बी तरलता घटाती है, ऑप्शन सी तरलता को प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन डी दीर्घकालीन ब्याज दर तथा अस्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तरलता क्या करती है? घटाती है, जिसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। यह रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक उदाहरण है। रेपो रेट में वृद्धि से बैंकों के पास धन की कमी आएगी। परिणाम स्वरूप वे लोगों को उच्च ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार लोग बैंकों से कम ऋण प्राप्त करेंगे और तरलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, यही हमारा होता है रिवर्स रेपो दर होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि गागर में सागर बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? थोड़े शब्दों में अधिक कहना, असंभव कार्य करना, उत्साहित होना, सिर्फ कल्पना करना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स थोड़े शब्दों में अधिक कहना जो है इसका क्या है? मुहावरा है गागर में सागर बनने का। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक बात करना। ये क्या कहता है? गागर में सागर कहलाता है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? इसका हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है माई नदी, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी तापी नदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात बनाया गया है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से क्या करता है? निकलता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा सवाल है फ्रेंड्स आया था एसआई में। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उससे 20% का लाभ हो? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 50% जो है उसको क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे लगाएंगे।
सबसे पहले मानेंगे माना क्रय मूल्य, जिसको हम लोग कास्ट प्राइस बोलते हैं, 100 मानेंगे। 20% लाभ पर उसको अगर आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो 100 तो क्रय मूल्य है, बाकी 100 में आप 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 और 500 करेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। दी गई छूट कितना है, 20% है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो एसपी बराबर होता है, नहीं विक्रय मूल्य बराबर होता है मार्केट प्राइस 100 माइनस छूट प्रतिशत बटी कितना होता है 100। एसपी कितना हमारा है 120 है, मार्केट प्राइस निकालना है, छूट कितने का है 20% का है, तो 100 में से 20 घटाएंगे बटे कितना हो जाएगा 100। तो एमपी को जब अकेला करेंगे तो 120 गुणे 100/80 हो जाएगा, कुल मिला कितना आएगा 150 आएगा। ये जो है तो इसका मार्केट प्राइस है। तो इसका हम लोग इसका अभिष्ट लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो एम पी माइनस सी पी अपान सी पी हो जाएगा। एम पी 150 है और सी पी कितना है 100 है, अपान सी पी भी 100 है, कुल मिला के इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 50% आएगा। ठीक है, चलिए आगे। गुरु दक्षिणा शब्द में से कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसका हम लोग टीचर दे सकते हैं। गुरु दक्षिणा समास में संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह गुरु के लिए क्या होता है, दक्षिणा होता है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास इसका जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सीमाना का विकास सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग रोकना, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और वायु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, और इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ज्ञान पोर्टल का विकास सुनिश्चित करना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य पायरेसी के खतरे को रोकने और व्यापार करने में सुगमता लाने के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करने से संबंधित है। हाल ही में यह विधेयक पारित हो गया और यह विधेयक सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के में संशोधन से क्या है संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने की तरफ कपड़े पहनने का निर्णय किया। ऑप्शन ए अंग्रेज बैरिस्टर, ऑप्शन बी काठियावाड़ी किसान, ऑप्शन सी काठियावाड़ी बनिया, ऑप्शन डी हिंदू संघ। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा काठियावाड़ी किसान जो है पहनने का क्या किया था निर्णय किया था। ठीक, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान को धोती कुर्ता की तरह कपड़े पहनने पर निर्णय लिया। इस प्रकार गांधी जी ने स्वदेशी कपड़ा के महत्व को आगे बढ़ाने का क्या किया था, प्रकाश किया था। 1915 ईस्वी में जो भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? ऑप्शन ए मेनर, ऑप्शन बी पीप और ऑप्शन सी स्टेट और ऑप्शन डी ए बी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स मेनर कहलाता था जो ज़मीन देता था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो ज़मीन देता था उससे क्या कहते थे, मेनर कहा जाता है। अतः उत्तर इसका क्या है, सही ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए आश्रित जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी दूध मिश्रित पेय, ऑप्शन डी आयोडीकृत नमक। इसका जो राइट ऑप्शन देगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। आश्रित जल जो होता है ये मिश्रण नहीं होता है। इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आश्रित जल वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया गया हो। आसवन में पानी को उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संग्रहित किया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होता है।
चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग कहते हैं जब अंतिम जो है वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, एक देश में एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अतः इसका ऑप्शन क्या है, डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए विलियम कैसर की नीति, ऑप्शन बी परस्पर विरोधी कूटी, ऑप्शन सी सशक्तिकरण की होड़, ऑप्शन डी ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या जो है होता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में अनेक कारण थे, जैसे सैन्यवाद, विभिन्न संधियाँ, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद आदि। लेकिन इस युद्ध का तत्कालीन जो कारण था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या और उनकी पत्नी की हत्या जो है इसका तत्कालीन कारण था। ठीक है, चलिए आगे। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को, राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को जो है तत्कालिक अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, आगे। जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपने पद खाली कर देता है तो राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है एवं नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाता है। नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो अभी हाल ही में जो है जो 18वीं लोकसभा का चुनाव था उसमें जो है भर्तृहरि महताब जो है प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे और इस समय जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी हैं, जो लगातार दूसरी बार इनका कार्यकाल है। ठीक है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, तुर्की, फ्रांस। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग टी-शर्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। G20 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 19 देश एवं यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, आर्थिक, राजनीतिक, जलवायु संबंधी, आतंकवाद पर विचार विमर्श करना है, उनका समाधान खोजना है। इस प्रकार दिए गए प्रश्नों में भारत, फ्रांस, तुर्की G20 के सदस्य हैं जबकि बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। हाल ही में G20 सम्मेलन के दौरान अफ्रीकन यूनियन की G20 का नया सदस्य बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होता है? ऑप्शन ए गुड़हल तथा सरसों, ऑप्शन बी सरसों तथा तरबूज, ऑप्शन सी गुड़हल तथा तर, ऑप्शन डी सरसों तथा पपीता। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गुड़हल तथा सरसों जो है उप उभयलिंगी में आते हैं। ठीक है, इसका हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। जब एक फूल में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं तो इसे आमतौर पर उभयलिंगी पुष्प के रूप में जाना जाता है, जैसे गुड़हल हो गया और क्या हो गया, सरसों हो गया। जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्पों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। हमारा प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन ए कुश्ती में, ऑप्शन बी हॉकी में, ऑप्शन सी टेनिस में, ऑप्शन डी मुक्केबाजी में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी टेनिस से जो है सुमित नागल जो है रिलेटेड थे। ठीक है, तो आज हमने कुछ प्रश्नों को फिर किया फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।